नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। मैं जानता हूं आप सब यही सवाल कर रहे हैं कि पहले चरण का मतदान हुआ, 30 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें पलड़ा किसका भारी है, ममता बनर्जी का या बीजेपी का? मैं आपको बता दूं, इन्हीं 30 सीटों पर पिछली बार ममता बनर्जी को 27 सीटें मिली थी। मगर 2019 में जो चुनाव हुआ था ना दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से सूपड़ा साफ कर दिया था। उसे 5 लोकसभा सीटें मिली थी। लिहाजा बीजेपी का यह स्ट्रांग होल्ड माना जा सकता है। मगर आज का दिन दोस्तों कहीं ना कहीं ऑडियो क्लिप्स का दिन रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें ममता बनर्जी मिन्नतें कर रही थीं प्रलयपाल नाम के एक कार्यकर्ता से, जो पहले टीएमसी में था, बाद में अब वो बीजेपी में है। वो उनसे मिन्नतें कर रही थी कि नंदीग्राम में मेरी मदद करो। और बीजेपी ये कह रही है कि ये प्रमाण है इस बात का कि ममता बनर्जी नंदीग्राम ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में हार रही हैं। मगर इस बीच दृष्टिभंगी नाम के एक वेब पोर्टल ने एक बहुत ही सनसनीखेज ऑडियो टेप जारी किया है। और ये मैंने डेरेक ओब्रायन, जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनके ट्विटर वॉल पर देखा दोस्तों। इसमें टीएमसी ये आरोप लगा रहा है कि मुकुल रॉय, जो कि बीजेपी नेता हैं, और शिशिर बजोरिया, एक दूसरे बीजेपी नेता, दोनों में बातचीत हो रही है। और यह कथित तौर पर कहा जा रहा है, देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, मगर एक बात तय है, दृष्टिभंगी नाम की इस वेबसाइट ने इसे सामने लेकर आया है। और डेरेक ओब्रायन जो हैं वो कह रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव आयोग में दखल रखती है, उसे प्रेरित कर रही है और इन चुनावों पर भी असर डाल सकती है। इन दोनों के बीच बातचीत क्या हो रही है दोस्तों, बांग्ला में है। और मैं चाहता हूं इस बातचीत का आप 1 मिनट सुनिए, जिससे काफी कुछ चीजें सामने आएंगी। हाँ मुकुलदा, বলছি ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 তাই তো? 20 হ্যাঁ 21 তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। 21-এ যাব। তুমি এমনি পয়েন্ট যা তোমরা করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে से एजेंट होते पारे। तो सुना आपने। एक इसका दूसरा तर्क यह भी हो सकता है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अपने हार की जमीन तैयार कर रही है ईवीएम्स पर उंगली उठाकर? क्योंकि आज ही के दिन दोस्तों ईवीएम्स में काफी धांधली की भी खबरें आई। इसलिए टीएमसी जो सवाल उठा रही है वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। मगर आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने पेश करूंगा, और न सिर्फ तथ्य पेश करूंगा बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रचार तंत्र किस तरह से बीजेपी के पक्ष में काम करता है, जिसकी पहली मिसाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बांग्लादेश में हैं। जी हां, बांग्लादेश में उन्होंने उस यात्रा का इस्तेमाल किया पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेनिंग करने के लिए। चुनाव आयोग पूरी तरह से सोता रहा। शुरुआत करते हैं इसी मुद्दे से। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों है वो ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हैं और इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से वो जाशेरेश्वरी मंदिर में जाकर अपना शीश झुका रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जाशेरेश्वरी मंदिर जो है वो दरअसल मटुआ समुदाय, जो एक बहुत बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है, उनके लिए आध्यात्मिक तौर पर और धार्मिक तौर पर बहुत मायने रखता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री का यह ट्वीट देखिए जिसमें प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं ओराकांडी ठाकुर बाड़ी में अपना शीश झुका रहा हूं और ये वो जगह है जो मटुआ समुदाय के लिए बहुत मायने रखती है। और तमाम न्यूज चैनल्स दोस्तों इसी तस्वीर पर दिन भर टिके हुए थे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, ये चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में दिखाई दी थी। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ केदारनाथ में थे। 14 घंटे तक उन्होंने गुफा के अंदर जो है मेडिटेशन किया था, अंतर्ध्यान किया था एक तरह से। और यह तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिन भर तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रही थी। उस वक्त भी मैंने यह सवाल आपसे किया था, और यह सवाल था कि देश की जनता वोट देने जा रही है और न्यूज चैनल दिन भर प्रधानमंत्री को पूजा करते दिखाई दे रहे हैं, तो देश की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा?
उसी तरह से आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों कि हमारा चुनाव आयोग इतना लचर, इतना नपुंसक क्यों है? दिन भर टीवी चैनल्स पर यही तस्वीर दिखाई जा रही होगी जिसमें प्रधानमंत्री मटुआ समुदाय के लिए आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर मायने रखने वाले इस मंदिर के सामने शीश झुका रहे हैं। क्या इस देश में चुनाव आचार संहिता नाम की कोई चीज नहीं है? ममता बनर्जी का मुकाबला दोस्तों इस पूरे प्रचार तंत्र के खिलाफ है, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया रोज शाम अपने डिबेट्स में एक पंक्ति का इस्तेमाल करता है, और वो क्या है कि पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं और 30% मुसलमान। जैसे ही आप ये एक पंक्ति कहते हैं ना दोस्तों, आप चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। ऊपर से ममता बनर्जी को गाली देना, उन्हें बदनाम करना। ममता बनर्जी के बारे में बीजेपी नेताओं ने न जाने कितना अनाप शनाप बका है। किसी ने ये तक, दिलीप घोष, इन्होंने ये तक कह दिया था कि आपके खून में मिलावट है क्या। दिलीप घोष ने ये तक कह दिया था कि आप हाफ पैंट यानी बरमूडा क्यों नहीं पहनती, साड़ी क्यों पहनती अगर आपको अपना चोटी दिखाना है। यानी कि एक महिला का इस कदर अपमान। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी न्यूज चैनल में इस पर डिबेट देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें यह तक बता दिया था कि आप आतंकवादियों की हितैषी हैं, आतंकवाद का समर्थन करती हैं, यानी कि उन्हें देशद्रोही तक बता दिया। तो ममता बनर्जी इस प्रचार का सामना कर रही हैं क्योंकि आप बीजेपी में या बीजेपी से कभी भी किसी पत्रकार को यह सवाल करते नहीं पूछते कि आप तमिलनाडु में तो इस बात की मांग कर रहे हैं कि साहब बीफ पर यानी कि गोमांस पर पाबंदी होनी चाहिए, हम कड़ाई अपनाएंगे। मगर केरल में ये लोग उसी बीफ की जय जयकार कर रहे हैं। गोवा में इनकी सरकार है, वहां बीफ धड़ल्ले से बिकता है। त्रिपुरा में इनकी सरकार है जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, वहां पर खुद सुनील देओधर जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था याद है कि नहीं आपको, कि हम यहां पर गौमांस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। बीजेपी से कोई सवाल नहीं करता दोस्तों, मगर ममता बनर्जी के खिलाफ बाकायदा एक प्रचार तंत्र का काम करता है उन्हें बदनाम करने के लिए। ममता बनर्जी का मुकाबला इसलिए बहुत कठिन है, मगर मैं जानता हूं अब भी आप उस सवाल का जवाब चाहते हैं कि इस पहले चरण में किसका पलड़ा भारी है। उसके लिए दोस्तों मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करने वाला हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों यह है तृणमूल कांग्रेस का बयान। शॉकिंग क्लेम बाय वोटर्स व्हिच मस्ट बी इमीडिएटली लुक्ड इनटू by Election Commission and CEO West Bengal. Many voters in Kanthi Dakshin Assembly seat allege that they voted for TMC but VVPAT showed them the BJP symbol. यानी कि तृणमूल कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है कि उनके समर्थक कहां पर, कांथी दक्षिण विधानसभा सीट में टीएमसी पर बटन दबाते थे और वीवीपैट दिखाता था बीजेपी। और यही नहीं, आगे देखिए, इनके जो समर्थक और नेता हैं सोहम चक्रवर्ती, वो भी यही कह रहे हैं कि कांति उत्तर में भी कई लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम में जबरदस्त धांधली हो रही है और तमाम वोट्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इस बात की तस्दीक दोस्तों कोई और नहीं बल्कि पत्रकार भी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों न्यू इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार प्रणव मंडल बता रहे हैं कि ईस्ट मिदनापुर में लोग जो हैं टीएमसी के लिए बटन दबा रहे थे, मगर वीवीपैट जो है वो दिखा रहा था बीजेपी के पक्ष में। हालांकि वहां के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने इसे सिरे से खारिज किया है। आगे देखिए, हिमाद्री जो कि वायर के पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांति दक्षिण में, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था, वहां पर भी कई लोग कह रहे हैं कि हम टीएमसी को बटन दबा रहे हैं मगर वोट जो है वो जा रहा है बीजेपी को। अब सवाल यह है यहां पर दोस्तों कि मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई लोग ये कहते हैं कि आखिर जब भी ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि वोट आप किसी को भी दबाएं बीजेपी को जा रहा है, किसी और पार्टी को भी जा सकता था। सबसे पहले ये जो तमाम आरोप हैं इसकी पुख्ता तरीके से जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग कटघरे में है कि आखिर ईवीएम्स में इस कदर गड़बड़ी क्यों सामने उभर कर आती है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम के जरिए खेल खेला जा रहा है, नहीं। मगर आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम बांग्लादेश का सहारा लेकर वहां पर पश्चिम बंगाल में जो हैं वो चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे उस दिन जबकि रोक लगी है चुनावी कैंपेनिंग पर। जी हां, बांग्लादेश में जाकर, उस बांग्लादेश में जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वहां के दीमक यहां आ गए हैं,
जी हां, उस बांग्लादेश जिसके बारे में जिन्हें ये लोग पानी पी पी कर गाली देते हैं, आज उसी बांग्लादेश का ये लोग सहारा ले रहे हैं चुनावी कैंपेनिंग करने के लिए। मगर ये पुरानी आदत है ये बीजेपी। मगर मैं आपको अब दो चीजें दिखाने वाला हूं जिससे ये पता चलता है कि ममता बनर्जी जो हैं किस तरह से मुश्किल में हैं। सबसे पहले आपके सामने दोस्तों ये खबर जिसमें भारतीय जनता पार्टी शुवेंदु मुखर्जी, जिनका मुकाबला नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ है, उनके भाई जो हैं सौमेंदु, कांथी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर हमला किया, उनकी कार के साथ तोड़फोड़ की। और आप देख सकते हैं एनडीटीवी की इस खबर में आप देख सकते हैं कि उनके भाई सौमेंदु बता रहे हैं और इस इंटरव्यू में बता रहे हैं कि टीएमसी पूरी तरह से बौखला गई है। उन पर जो यह हमला किया गया है वो इस बात का प्रमाण है कि टीएमसी जो है वो चुनाव हार चुकी है। आज मैं सवाल करना चाहता हूं कि अगर तृणमूल कांग्रेस अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त है तो इस तरह की हिंसा आखिर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबला है नंदीग्राम के अंदर, शुवेंदु मुखर्जी वर्सेस ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अगर ये मुकाबला हार जाती है तो आप जानते हैं कितनी बड़ी खबर होगी। ऊपर से टीएमसी कार्यकर्ता जो इस तरह की बौखलाहट दिखा रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की इसी तरह की जो गुंडागर्दी है वो टीएमसी को लगातार पश्चिम बंगाल में बदनाम करती रही है। यानी कि 34 साल जिस तरह से वामपंथी दलों ने जब वो सत्ता में थे गुंडागर्दी की थी, उनके जो तमाम उग्र तत्व वो टीएमसी में शामिल हो गए और वो उसी तरह का बर्ताव पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में करते हैं। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर अब जो दूसरा प्रमाण मैं आपको देने वाला हूं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है प्रलय पाल। ये पहले टीएमसी में थे और अब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं नंदीग्राम में। ममता बनर्जी उन्हें फोन करती हैं कि भाई हमारी मदद करो। मैं आपको उस फोन कॉल का ये अंश सुनाने वाला हूं, बांग्ला में है। आप में से जो लोग बांग्ला भाषी हैं समझ जाएंगे, मगर इस फोन की कॉल की क्या अहमियत है थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। सुनिए ममता बनर्जी किस तरह से मिन्नत कर रही हैं प्रलय पाल से कि हमारी मदद करो नंदीग्राम में। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি এবার একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনি আপনাকে দেখেই কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল। আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। अब दोस्तों प्रलय पाल से बातचीत का ये अंश भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है जिसमें आप सुन सकते हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आज सुबह 10:15 बजे कॉल करके उनसे मिन्नत की थी कि वो हम उन्हें जो हैं उनकी मदद करें। दादा আপনি তো নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা, লড়াকু নেতা, তো শুনলাম সকাল সকাল আপনাকে নন্দীগ্রামের প্রার্থী মমতা ব্যানার্জি ফোন করেছিলেন, কি বললো? দেখুন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী হয়েছে আর ওনার আজকের গিয়ে আমার কথা মনে পড়েছে তাই ফোন করেছেন, ওনার সমর্থন চাইছেন আমি যেন ওনার দলের হয়ে কাজ করি এবং ফিরে যাই। तो सुन लिया आपने। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करती है अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए। पहले ही चरण के मतदान में यह फोन कॉल सामने आ गया है जिसमें ममता बनर्जी मिन्नतें कर रही हैं कि हमारी मदद करो। आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी के चरण के जो मतदान हैं उसमें इस फोन कॉल का इस्तेमाल बीजेपी किस तरह से करेगी, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में क्योंकि मीडिया इनके साथ पूरी तरह से, तमाम मीडिया दोस्तों ये फोन कॉल चला के बताएगा कि ममता दीदी जो हैं डर गई। मैं इस वक्त जब ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने किसी गोदी मीडिया न्यूज चैनल को नहीं देखा, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों सभी न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर बहस चलेगी कि ममता बनर्जी जो हैं वो डर गई। ये लगातार प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले ये कहना कि ईवीएम में धांधली हो रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि टीएमसी में डर है। यही नहीं, डेरेक ओब्रायन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से भी मिले हैं। दूसरा प्रमाण, शुवेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु पर हमला, आखिर क्यों टीएमसी के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। और तीसरा प्रमाण जो है मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं वो फोन कॉल जिसमें ममता बनर्जी जो हैं प्रलय पाल से अपील कर रही हैं कि वो उनकी मदद करें।
ये तमाम बता रहा है कि ममता बनर्जी के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। मगर सवाल यह कि पिछली बार इन्हीं 30 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इन्हीं 30 सीटों की जो लोकसभा सीटें हैं, 2019 में बीजेपी ने 5 की 5 सीटें जीत ली थी, जिससे आपको यह पता चलता है ये कि सही मायनों में 2019 के बाद देखें तो यह बीजेपी का गढ़ है। इसलिए बीजेपी यहां अच्छा करेगी ही करेगी। मगर एक और चीज दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हर जगह पर बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं को देखा गया। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने कन्याश्री योजना शुरू की है। कन्याश्री योजना का जो है महिलाओं को जबरदस्त फायदा हुआ है। और अगर महिलाएं बड़ी तादाद में जाके वोट दे रही हैं तो इसका अर्थ क्या माना जाए? क्या इसका यह अर्थ माना जाए कि इसका फायदा ममता बनर्जी को होने वाला है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कई महिलाएं जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी को चांस देने के लिए, उन्हें जो है मौका देने के लिए तैयार हैं? तो तृणमूल कांग्रेस के लिए जो है ये एक उम्मीद की किरण जरूर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वोट देने के लिए इस बार चुनावों में सामने उभर कर आई हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव उसके इतिहास के सबसे अहम चुनाव माने जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक तरफ एक ताकतवर क्षेत्रीय क्षत्रप, एक क्षेत्रीय नेता ममता बनर्जी हैं जो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करती हैं, एक स्ट्रीट फाइटर भी हैं, मगर दूसरी तरफ जो है बीजेपी है जिसके पास स्थानीय नेता कोई नहीं है, बल्कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो उस चेहरे का बखूबी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, कई बार आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने पैसे का बेजा इस्तेमाल करती है, क्योंकि बीजेपी दुनिया की धनी पार्टियों में से एक है। अब वो इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, प्रचार तंत्र के जरिए इसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है और इसके चलते होता क्या है दोस्तों, विपक्ष जो है वो कमजोर हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब प्रचार तंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताया जाता रहेगा और विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता रहेगा, विपक्ष को टारगेट किया जाता रहेगा, तो ऐसे में जनता किसे वोट देगी? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पुलवामा का हमला हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस न्यूज चैनल ने यह सवाल किया था कि आखिर वो हमला क्यों हुआ? क्या इंटेलिजेंस फेलियर के लिए किसी भी इस पालतू गोदी मीडिया ने सवाल किया था? नहीं किया था। उल्टा सब जय जयकार में लग गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इमोशनल अत्याचार कर रहे थे। और यही नहीं, जब बालाकोट का हमला हुआ और हमारे एयर चीफ ने कहा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि 600 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे, यह अपने आप में एक प्रमाण था कि भारत ने जो हमला किया है और जो दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत था। मगर फिर भी अमित शाह ने क्या कहा या छोटे मोटे बीजेपी नेता क्या कह रहे थे, उससे प्रमाण माना जा रहा था कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। इस तरह से प्रचार काम करता है। इस तरह से दोस्तों विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है, जिस तरह से ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। मगर हकीकत यह भी है कि पहले चरण के इस मतदान में तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। क्या यह इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है? एक बात तय है दोस्तों कि प्रशांत किशोर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें अपना धंधा बंद कर देना चाहिए। क्योंकि प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, जो कि आप जानते हैं एडवाइजर हैं टीएमसी को, ये वही शख्स है प्रशांत किशोर जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया था 2014 से पहले, उनके एडवाइजर थे और उनका पूरा एक तरह से प्रचार इन्होंने तैयार किया था। तो इन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की 100 सीटें आ गई तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, क्योंकि एक बात तय है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें तो बहुत आसानी से मिलने वाली हैं। आने वाले चरणों में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, और क्या वो 100 सीटों से 148 सीटें ले सकती है, वो बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 2019 के चुनावों को पैमाना माने, 2019 के चुनावों में बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से बहुत कम सीटों का अंतर था लोकसभा की। और अगर उन सीटों को हम तब्दील करें, तब्दील करें अगर हम उसे विधानसभा सीटों में, तो बीजेपी को 121 सीटें मिली थी।
अब क्या वो 121 सीटों को 148 तक ले जा सकती है? ये बड़ा प्रश्न है। और हम ये ना भूलें कि 2019 में बालाकोट का बवाल था, राष्ट्रवाद का बवाल था, हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें थी। क्या बीजेपी 121 से बेहतर करेगी? खैर, मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये सिर्फ पहला चरण है, कोई मायने नहीं रखता है। मगर आज बेबाक में मैंने आपके सामने सिर्फ हकीकत पेश की है, सिर्फ तथ्य पेश किए हैं। अब इन तथ्यों के आधार पर आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। बेबाक में बस इतना ही। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।